नमस्कार। 5000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा अगला वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में आपने देखा भी होगा, 2 वीडियो पहले भी आ चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया है और उसमें उन प्रश्नों के बारे में विषय में भी जाना है। तो इसीलिए जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसे आप अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का केवल एक ही उद्देश्य था। क्या था? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जानकारी दी हुई है, उसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है कि अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित मतलब जो शिलाओं पर अंकित की हुई कृति कौन सी है? राउलवेल है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो महत्वपूर्ण है उसे भी हम देख लेते हैं। तो चलिए, शिलांकित कृति राउलवेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। याद करने योग्य है। प्रथम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन है? राउलवेल। प्राचीनतम हिंदी कृति है। अच्छा, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्षिक वर्णन के प्रसंग से हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति का रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। राउलवेल से हिंदी में नक्षिक बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। किससे? राउलवेल से। आगे थोड़ा और जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियां बहुत महत्वपूर्ण है। 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। आगे देख लेते हैं। राउलवेल किस तरह की रचना है? तो आप बता देंगे इसमें कि अभी हमने पढ़ा है गद्य पद्य मिश्रित चंपू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ग्रंथ, वह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। आगे देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। राजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इनके शब्दों में क्या लिखा है इन्होंने? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है कि उस समय भी हिंदी व्याकरण में ध्यान दिया जाने लगा था। अच्छा हाँ, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। कौन सी? वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो कौन सा है? व्याकरण ग्रंथ है। अभी हमने देखा हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। अब देखिए, यहाँ पर हम भूलवश अगर हमें आता ना हो ये प्रश्न तो वर्ण रत्नाकर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें व्याकरण पूछा हुआ है। तो व्याकरण हम सोच सकते हैं कि हमारा अचेतन मस्तिष्क सोच सकता है कि वर्णों से ही व्याकरण बनता है। तो इसीलिए याद कर लीजिए, इसका आंसर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें होना चाहिए था डिंगल पिंगल, जबकि डिंगल पिंगल गलत है। डिंगल पिंगल एक शैली है, जबकि भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा।
आगे चलिए। हाँ, तो देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल है, उसे पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया था। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिंगल पिंगल थी, उसे भाषा के रूप में अभिहित करके एक भ्रम पैदा कर दिया था, जैसे डिंगल पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है। ये डिंगल पिंगल क्या है? एक शैली है। तो वीर रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों के लिए अभिव्यंजना पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। पिंगल शैली में की जाती थी क्या? कोमल व्यंजना। आगे देख लेंगे थोड़ा और जानकारी इसके बारे में। कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था। देखिए, हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को किस में अपनाया जाता था? डिंगल शैली में। किंतु पिंगल शैली का प्रयोग धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था पिंगल शैली में। ठीक, डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं, वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये 2 ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति और रीतिकाल में उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा है जो वह ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? जो चारण साहित्य है वह रासो साहित्य का दूसरा नाम है, चारण साहित्य। अगला प्रश्न, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं हम कि डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। इस काल में राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसके लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन जाएगा यहाँ पर से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की कितनी 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इसमें प्रमुख कौन सी हैं? देखिए, विजयपाल रासो, नरसिंह कृत, हमीर रासो, शारंगधर कृत, खुमान रासो, दलपति विजय, बीसलदेव रासो, नरपति नालह, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, परमाल रासो, जगनीकृत। आगे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं 84 सिद्धों की संख्या 84 है। सरपा, शबरपा, लुईपा, विरूपा, डोमिपा, कणपा, कुकरिपा आदि सिद्ध कवि नाथपंथी योगी अलख जगाते थे। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उसमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता है और शिव संहिता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? इनकी कृतियाँ हठयोग, गोरखनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्ष कल्प आदि। अगला इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा और है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाहटा थे। जैन साहित्य के लेखक थे अगरचंद नाहटा। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसकी संख्या 12 है। जैन साहित्य है जिसे आगम कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन 84 सिद्धों में नहीं है? देखिए, नहीं कौन होगा? जिसके पीछे पा नहीं आएगा, शारंगधर वही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेंगे, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? देखिए, आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरताओं का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना ही कृष्ण भक्ति पर आधारित, ना ही निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का साहित्य नहीं, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरताओं का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था इस काल में।
आगे देख लीजिए, वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय पर वर्णन नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस विषय का वर्णन नहीं है। अब आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है, युद्धों का सजीव वर्णन है, जबकि कृष्ण लीलाओं का प्रतिपादन कब किया गया था? भक्ति काल में किया गया था। देखिए, वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव में गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? अच्छा, इसमें कह रहा है कि ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संधि चारण काल किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने। देखिए, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिसमें उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 से 1400 ईस्वी को कहा गया। अरे, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग मिलता है? देखिए, ये एक श्रृंगारिक आख्यानक प्रबंधक या गेय, बीसलदेव रासो एक गेय शैली में लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। बीसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य है। मूलतः क्या है? गेय काव्य है। अतः इसके रूप में परिवर्तित होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह। देखिए, बीसलदेव यहाँ पर तृतीय है। बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रयुक्त की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाला ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं होता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्तिकाल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और वेदिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ है। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का उल्लेख किसमें मिलता है? बीसलदेव रासो में। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाला, अभी पढ़ा था हमने। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाला। आगे देख लेते हैं, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाला। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? देखिए, कौन सा था? बीसलदेव रासो। प्रेम और श्रृंगार काव्य कौन सा था? बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार था। देखिए, अधिकतर रासो काव्यों का मूल वर्ण विषय क्या था? वीर रस। जबकि जो बीसलदेव रासो था उसका मूल वर्ण विषय क्या था? श्रृंगार रस। आगे देख लेते हैं हम। आगे प्रश्न के बारे में जानेंगे। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चला गया था? हमने पढ़ा है कहाँ चला गया था? उड़ीसा चला गया था। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना महत्वपूर्ण हो जाएगा। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न की राजमती किस ग्रंथ की या किस ग्रंथ में आती हैं या किसकी नायिका हैं? तो बीसलदेव रासो की। राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह और वियोग पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा
अब उड़ीसा चला गया और 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का, देखिए, सामंती जीवन में के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है इससे। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है जगनिक कवि द्वारा रचित परमाल रासो को। देखिए, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 में चार्ल्स एलियट ने आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था। बहुत महत्वपूर्ण है। वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित इस प्रतीक के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया। बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम से नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया था। किसका? परमाल रासो का। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन प्रचलित है? अभी पढ़ा था हमने, कौन सा है? परमाल रासो। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। आल्हा और उदल की चरित की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कौन थे? जगनिक। तो आसान बहुत लग रहे होंगे आपको। आसान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है। जो चीज़ भी हमने पढ़ी होती है वही आसान लगता है, और जो हमने पढ़ा नहीं होता है या हमें याद नहीं होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सरल या कठिन कुछ नहीं होता है। आल्हा खंड नाम काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या था? परमाल रासो। फिर से आगे है प्रश्न, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो, बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जगनिक। आल्हा और उदल दो वीर सरदारों के वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? परमाल रासो में। कवि जगनिक की रचना। फिर से आल्हा खंड। बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए हमको बहुत बार दिखाई दे रहा। परमाल रासो के लेखक जगनिक। अब तो आराम से आप लगा देंगे। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा में लिखा गया है? आल्हा में लिखा गया है। उपयुक्त पंक्ति जगनिक कृत परमाल रासो से। बहुत महत्वपूर्ण है यह पंक्तियाँ। जगनिक द्वारा परमाल रासो से लेगी। इसमें आल्हा और उदल दो वीर पढ़ लिया है भैया, ये तो बहुत बारा। देखिए, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम था? इसमें प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन था? पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, इसे प्रथम महाकाव्य माना है, प्रथम महाकाव्य, और इसके रचयिता चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ था। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा में 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय या जिसे खंड कह सकते हैं वो हैं। आगे देख लेते हैं कि द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7000 छंदों का काव्य माना जाता है। उसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंदबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा
को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, इनकी भाषा को पिंगल कहा है। इसमें महाराजा पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय, उनकी प्रेमिका का नाम क्या था, संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य सहित छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि उनके विधाओं में पारंगत थे। कौन? चंद्रवरदाई। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई, रचयिता हैं इनके चंद्रवरदाई। आगे देख लेते हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा पृथ्वीराज रासो चौहान के, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किस कवि की रचना, किसने कवि? चंद्रवरदाई ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें कूट दिए गए हैं। बीसलदेव रासो नरपति नालह। देखिए ऐसे मिलाएंगे। बीसलदेव रासो है नरपति नालह, पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई, परमाल रासो है जगनिक और खुमान रासो है दलपति विजय। देखिए बीसलदेव रासो नरपति नालह, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता कौन है? अभी देख लिया है हमने, दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। जैन तो था, सिद्ध था, नाथ था, तो सिख नहीं था। तो इसका प्रश्न का उत्तर सिख साहित्य हो जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन में हाँ बस यही दिया गया है कि क्या उपलब्ध था और क्या उपलब्ध नहीं था। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कि संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य व वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? अच्छा, तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा देखिए 1050 से 1375 विक्रमी संवत, ए है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? देखिए भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल वीरगाथा काल की रचना नहीं। अब प्रश्न थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो भक्तमाल है वो नावादास की भक्तिकाल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 में लिखी गई। जो प्रियादास हैं इन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी थी 1712 में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 200 भक्तों का चरित 316 छप्पयों में, देखिए 200 भक्तों का चरित कितने में? 316 छप्पयों में वर्णित है। 316 छप्पे। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कवि, अच्छा भक्तिकाल का सुमेरु कवि होगा, भक्तमाल का नहीं, भक्तिकाल का सुमेरु कवि कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमंग जसचंद्रिका मधुकर। अरे भैया आगे बढ़ लेते हैं हम। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? देखिए जगनिक है, दलपति विजय है, चंद्रवरदाई है, नाभादास नहीं है, क्योंकि नाभादास कहाँ के हैं? भक्तिकाल के। सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और अग्रदास जी के शिष्य हैं। अग्रदास के शिष्य हैं नाभादास। अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावनाओं को लेकर ये तुलसीदास के समकालीन थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आदिकाल की कौन सी रचना है इसमें से? देखिए विद्यापति की पदावली आदिकाल की रचना है। जो विद्यापति द्वारा पदावली लिखी गई है मैथिली में, वो आदिकाल की रचना है। पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमरगीत भक्तिकाल की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था? इसका वीर रस था, क्योंकि वीरतापूर्ण कार्य ही चारणों द्वारा, भाटों द्वारा जो भी देखा गया था वो वीरतापूर्ण कार्य या बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन किया गया था उसमें वीरतापूर्वक कार्य ही आते हैं राजाओं के।
थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था, सबको पता है। इसका नामकरण आधार स्पष्ट करने के लिए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो इसमें विद्यापति ने लगभग 14 ग्रंथों की रचना की थी। देखिए यहाँ पर 14 ग्रंथों की रचना की। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में हैं, अवहट की हैं। कीर्तिलता, कीर्तिपता का इनकी अवहट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इसमें कीर्तिपता का अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इनकी भाषा अवहट है। विद्यापति ने इसे क्या कहा है? कहानी कहा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कीर्तिलता को इन्होंने कहानी कहा है, कीर्तिलता की भाषा को, या अवहट। आगे देख लेते हैं। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभागसार, वर्णकृत्य और गया पतन, गोरक्ष विजय इनके प्रसिद्ध नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक कौन सा है इनका? गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। और यह भी रचना है जो वो भी याद कर लीजिए। कुल ग्रंथों की रचना 14 मानी जाती है इनकी। तो विद्यापति के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली में। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कौन सी थी वो? कीर्तिपता का, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर टिक करके बताया था। विद्यापति इसमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल किसके? पदावली मैथिली में लिखी गई थी ना, इसीलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए वो इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रसिद्ध मैथिली भाषा का व्याकरण किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इनके नायक और नायिका राधा कृष्ण है, इसीलिए अधिकतर कवियों ने इन्हें श्रृंगारी और किसी ने इन्हें भक्त कवि भी जाना है। देसील वैना सब जग मिठा, तो किसकी उक्ति है? यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? यह प्रसिद्ध उक्ति तो विद्यापति ने कही है। और किसमें कही? कीर्तिलता में। प्रस्तुत उक्त पंक्ति विद्यापति, जिसका अर्थ है अपना देश अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, जानकर मैंने इनकी रचना की है। कवि कोकिल, विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर प्रश्न आ गया तो, इसीलिए इसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसमें कौन सा कवि? अभिनव जयदेव क्यों कहा जाता है विद्यापति को? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण काव्य को अपनाया था, इसीलिए अभिनव जयदेव कहा जाता है, क्योंकि जयदेव ने भी सर्वप्रथम कृष्ण काव्य की रचना की थी। काव्य में कृष्ण की। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे थे। इनके गीतों के भाव, वैशिष्ट्य एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिवसिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? शिवसिंह ने विद्यापति को क्या कहा था? अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं। शिवसिंह ने कहा था। किस कवि ने अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो आपको सभी को पता है कि विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा होगा? जलंधरी पाव भरथरी है, भरथरी, चुणक नाथ, कणपा। पा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं? नाथ पंथियों में के साधकों में शामिल नहीं है। और भरथरी, जलंधरी पाव और चुकरनाथ तो शामिल हैं, यहाँ पर नहीं है,
कौन? कणपा। कणपा उसमें है क्या बोलते हैं आप, सिद्धों में। कणपा, शबरपा, सरपा, लुइपा, डोमिपा, कुकरीपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया था उनमें चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुणाकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध में सिद्ध साहित्य में नहीं है? किसका संबंध? देखिए पा सब में आ रहा है ना, तो आप कुकरी या पा होना चाहिए था इसमें, कुकरिया दे रखा है तो गोपीचंद नहीं है। सरहपा का संबंध है इसमें से, सरहपा का सिद्ध साहित्य में से बहुत महत्वपूर्ण है।